बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रीटी इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। इमरान की आंखें खुली तो इसे अपने सामने कुर्सी पर बैठा हुआ नारफॉक का चेहरा नजर आया तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इसे होश में आते ही देख लिया था कि वो कुर्सियों पर बंधा हुआ बैठा था। इसे गर्दन घुमाई। इसके साथी भी इस तरह कुर्सियों पर बंधे हुए बैठे थे। तुम्हारे नाखूनों में मौजूद ब्लेड मैंने पहले ही निकाल लिए हैं इमरान, इसलिए नायलॉन की बारीक रस्सी अब तुमसे ना कर सकेगी, नारफॉक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी बड़े अरसे से सोच रहा था कि इन नाखूनों को तेज कराऊं, लेकिन फुर्सत ही ना मिलती थी। चलो अब ये काम ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे उम्मीद ना थी कि तुम इतनी आसानी से काबू में आ जाओगे। वैसे तुमने मेरा प्लान मुझ पर ही उलट कर मेरे 4 साथी हलाक करा दिए, और अब तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इस खून का बदला खून से ही देना पड़ेगा, नारफॉक ने कहा। वो तो होता रहेगा नारफॉक, पहले ये बताओ कि तुम अब वाकई इस सतह पर उतर आए हो कि इतने छोटे से काम के लिए भी तुम्हें हायर किया जा सकता है, इमरान ने कहा। ये छोटा काम नहीं है, एक्रीमिया के बेहतरीन मफाद इसमें मुलव्वस हैं। मुझे इस सिलसिले की पूरी तफसील मालूम है कि ट्रीटी के ज़रिए मुस्लिम ममालिक किस तरह एक्रीमिया और इसके मफादात को ख़त्म करके एक्रीमिया को तबाह बर्बाद करने के दरबे हैं। इसलिए सरगशाका की मौत इंतखाबात से कबल हर सूरत में ज़रूरी है, और चूँकि तुम सरगशाका की हिफाजत के लिए यहाँ पर आए हो, पहले मैंने कोशिश की थी कि तुमसे बाला बाला अपना मिशन मुकम्मल कर लूँ, लेकिन तुमने दरमियान में रुकावटें डालकर मुझे नाकाम बना दिया। और ये बात तो तुम भी जानते हो कि मैं इंतकाम ज़रूर लेता हूँ, नारफॉक ने कहा। अगर हम सरगशाका की हिफाजत करने के लिए यहाँ आए होते तो यहाँ मौजूद ना होते, सरगशाका के गिर्द मौजूद होते, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। सरगशाका का मैंने ऐसा इंतज़ाम किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा चंद घंटों बाद मुझे इनके बारे में हतमी इत्तला मिल जाएगी, चाहे वो चुंटियों के बिल में भी क्यों ना छुप जाएं, तब भी वो बच ना सकेंगे, नारफॉक ने कहा। तो तुमने इन्हें ट्रेस करने के लिए कंदूर की खिदमत हासिल की हैं, इमरान ने कहा तो नारफॉक बेख्तियार उछल पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुमने मुझे वाकई हैरान कर दिया है, नारफॉक ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? ये मखसूस फिक्रा तो कंदूर का तकिया कलाम है कि चुंटियों के बिल से भी वो अपना टारगेट निकाल लाता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम कंदूर से कैसे वाकिफ़ हो? नारफॉक ने कहा। मैं यहाँ इस केस से पहले भी कई बार काम कर चुका हूँ, और कंदूर यहाँ काफ़ी अरसे से काम कर रहा है। वो एक्रीमिया के किसी ग्रुप का यहाँ का नुमाइंदा है। वैसे अपने तौर पर भी वो यहाँ पर काम करता है, इमरान ने जवाब दिया। अब तुम्हारे साथियों के बारे में क्या फ़ैसला किया जाए? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद नारफॉक ने कहा। तो अभी फैसला करना बाकी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मेरे जहन में 2 सूरतें हैं। एक तो ये कि तुम्हें इस वक्त तक कैद रखा जाए जब तक मैं अपना मिशन मुकम्मल नहीं कर लेता। दूसरी सूरत यह कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फौरी तौर पर गोलियों से उड़ा दिया जाए। पहली सूरत में कबाहत यह है कि तुम जैसे आदमी को कैद में रखना सुलगते हुए आतिश फिशा के दहाने पर बैठने के बराबर है। तुम किसी भी वक्त किसी भी अंदाज में सिचुएशन को पलट सकते हो। रही दूसरी सूरत, तो तुम्हारे साथ पुराने ताल्लुकात इसमें आड़े आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरे लिए इंतहाई मामूली सा मिशन है, और मैं नहीं चाहता कि इस मामूली से मिशन में तुम जैसे आदमी का खात्मा कर दिया जाए। इसलिए तुम खुद बताओ कि क्या फ़ैसला किया जाए, नारफॉक ने कहा। पहली बात तो ये है कि जो फैसला तुम करोगे मुस्तकबिल में वही फैसला तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। दूसरी बात यह कि क्या तुम वाकई फैसला करने की पोजीशन में हो, इमरान ने कहा तो नारफॉक बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुमने दोनों सूरतें अजीब अंदाज में पेश की हैं। अगर मैंने तुम्हें गोली मार दी तो तुम मुस्तकबिल में मेरे खिलाफ क्या फ़ैसला कर सकते हो? और दूसरी बात तो पहली से भी ज़्यादा मज़हक का खेज़ है। तुम और तुम्हारे साथी इस वक्त बंधे हुए हैं और बेबस हो, और मेरे साथियों के पास असलहा भी है, और हम इसे चलाने के लिए आज़ाद भी हैं, नारफॉक ने मुस्कुराते हुए कहा। और साथ ही इसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल कर सामने कर लिया। इसका मतलब है कि तुम दूसरी सूरत पर अमल करने का फ़ैसला कर चुके हो, इमरान ने कहा। हाँ, मेरा ख्याल है कि रिस्क ना ही लिया जाए तो बेहतर है, नारफॉक ने मशीन पिस्टल का रुख इमरान की तरफ करते हुए कहा। तो फिर क्या ख्याल है, इस एक एक्ट के ड्रामे का पर्दा गिरा ना दिया जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और इसके साथ ही इसकी दोनों टांगें बिजली की सी तेज़ी से इकट्ठी होकर बुलंद हुईं। तो नारफॉक के हाथ से मशीन पिस्टल उड़ता हुआ एक धमाके से उकबी दीवार से जा टकराया,
और सरर की तेज आवाज के साथ ही छत से सुर्ख रंग की गैस यकलख पूरे कमरे में फैलती चली गई। इमरान ने हरकत में आते ही अपना सांस रोक लिया, जबकि इसके साथ ही पहले ही बेहोश थे। मशीन पिस्टल हाथ से निकलते ही नारफॉक बिजली की सी तेजी से कुर्सी से उठा था, लेकिन इसे संभलने का मौका ही ना मिला था और वो लहराता हुआ नीचे फर्श पर गिर गया। इसके साथ ही कमरे के दरवाजे पर स्याह रंग की किसी धात की चादर सी आ पड़ी। सुर्ख रंग की गैस जिस कदर तेजी से फैली थी, इतनी ही तेजी से गायब हो गई। लेकिन इमरान सांस रोके बैठा रहा। कुछ देर बाद इसने आहिस्ता से सांस लेना शुरू कर दिया और फिर इसने तवील सांस लिया और इसके साथ ही इसने अपनी उंगलियों को हरकत देना शुरू कर दी। इसके हाथ इसके उकुब में रस्सी से बांधे गए थे और फिर इसके जिस्म को रस्सियों से बांधा गया था, लेकिन सिर्फ ऊपर वाले जिस्म को। इसकी टांगों के गिर्द रस्सियां मौजूद ना थीं। यही वजह थी कि इसे टांगे इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। गो इसके नाखूनों में मौजूद ब्लेड वाकई गायब हो चुके थे, लेकिन इसकी उंगलियां तेजी से हरकत कर रही थीं। इसे मालूम था कि सीक्रेट एजेंट किस किस्म की गांठ को ज़्यादा महफूज समझते हैं और इसे इस गांठ को खोलने का तरीका आता था। इसकी उंगलियों को इस रस्सी के सिरे की तलाश थी, जिसको खींचते ही गांठ खुल जानी थी, वरना और किसी सूरत में ये गांठ ना खुल सकती थी। और चंद लम्हों बाद वो रस्सी का सिरा तलाश करने में कामयाब हो गया और फिर 2-3 बार झटके देने से इसकी कलाई पर बंधी हुई रस्सी खुल गई और इसके दोनों हाथ आज़ाद हो गए। तो इसने अपने दोनों हाथों को पूरा जोर लगाकर उकुब पर अपने दोनों पहलुओं पर किया और फिर इन्हें मोड़कर इसने जिस्म के गिर्द बंधी हुई रस्सियों को ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर दिया। साथ ही वो अपने जिस्म को भी तेजी से दाएं बाएं और आगे पीछे हरकत दे रहा था और साथ ही से अपने जिस्म को कुर्सी की पुष्ट के साथ पूरी कुव्वत से लगाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद ही वो रस्सियों को खिसकाकर अपने सीने से ऊपर गर्दन तक ले जाने में कामयाब हो गया और फिर इसका जिस्म कुर्सी से नीचे फर्श की तरफ घिसटना शुरू हो गया और चंद लम्हों की कोशिश के बाद इसकी गर्दन और सर कुर्सी की रस्सियों से बाहर आ गया और इमरान एक तवील सांस लेकर खड़ा हो गया। फिर वो तेजी से दीवार के साथ पड़े हुए मशीन पिस्टल की तरफ बढ़ा और मशीन पिस्टल उठाकर वो दरवाजे के साथ मौजूद स्विच पैनल की तरफ बढ़ गया, जिस पर मशीन पिस्टल की जरब लगाकर इसने छत पर मौजूद बेहोश कर देने वाली गैस के सिस्टम को ऑन किया था। होश में आते ही इसने नारफॉक के साथ बातें करने के साथ साथ अपने बचाव और नारफॉक को बेबस करने की तजवीज़ों पर गौर करना शुरू कर दिया था। इस कोठी में साइंसी आलात हर जगह नस्ब थे और इमरान ने लोडिया से बात तय करते हुए ये बात भी तय की थी कि वो इसे ऐसी रहाइशगाह मुहैया करेगी जिसमें तहखाने के साथ साथ बाहर निकलने का खुफिया रास्ता भी हो और जदीद साइंसी आलात भी नस्ब हों। और जब इमरान इस कोठी में आया था तो इसने सबसे पहले इन सब चीज़ों का जायज़ा लिया था और यहाँ के सारे इंतजामात इसकी मर्ज़ी के मुताबिक थे। हर कमरे में खुसूसी साइंसी आलात नस्ब किए गए थे, जिनमें इंतहाई जोर असर बेहोश कर देने वाली गैस का सिस्टम भी मौजूद था। इमरान ने देख लिया था कि नारफॉक जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है, इसके एन उकुब में स्विच पैनल मौजूद है, जिस पर इस सिस्टम की खुसूसी साख्त के बटन मौजूद थे। चुनांचे इमरान ने दोनों टांगों को हवा में उठाते हुए इस अंदाज में नारफॉक के हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल पर जरब लगाई थी कि मशीन पिस्टल के इसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ता हुआ उकबी स्विच पैनल पर मौजूद हसास बटनों से जा टकराया और इस तरह बेहोश कर देने वाली गैस भी ऑन हो गई और दरवाजे पर हिफाजती चादर भी आ गिरी। मशीन पिस्टल उठाकर वो तेजी से स्विच पैनल की तरफ बढ़ा और इसने स्विच पैनल पर मौजूद एक बटन प्रेस किया तो सर की आवाज़ के साथ ही हिफाजती चादर उठकर छत पे गायब हो गई और इमरान ने दरवाज़ा खोला और दूसरी तरफ राहदारी में आ गया। लेकिन फिर ये देखकर इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए कि पूरी कोठी में और कोई आदमी भी मौजूद ना था। अलबत्ता इस कोठी का फाटक अंदर से बंद ना था। इमरान ने आगे बढ़कर फाटक को अंदर से बंद किया और फिर तेज़ी से वापस मुड़कर वो बरामदे में आया और इसने बरामदे में मौजूद एक स्विच पैनल पर मौजूद एक सुर्ख रंग का बटन सा प्रेस कर दिया। ये कोठी के मजमूई हिफाजती निज़ाम का ऑपरेटिंग स्विच था। अब इस कोठी पर ना बाहर से कोई चीज़ अंदर फेंकी जा सकती थी और ना ही कोई आदमी बाहर से अंदर आ सकता था। इमरान वापस इस कमरे में आया जहाँ नारफॉक के साथ साथ इसके साथी भी मौजूद थे। इमरान ने सबसे पहले नारफॉक की तलाशी लेना शुरू कर दी और फिर नारफॉक की जेब से एक लंबी गर्दन वाली शीशी बरामद करने में कामयाब हो गया, जिस पर बाकायदा लेबल मौजूद था। इमरान ने लेबल को देखा और फिर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। यह एंटी गैस ऐसी थी जो हर किस्म की बेहोश कर देने वाली गैस के असरात ख़त्म कर देती थी। इसे शीशी का ढक्कन हटाया और शीशी सफदर की नाक से लगा दी। एक लम्हे बाद इसने शीशी हटाई और फिर से कैप्टन शकील और फिर तनवीर और सबसे आखिर में जूलिया की नाक से लगाकर इसने इसका ढक्कन बंद करके इसे जेब में डाल लिया।
फिर इसने सफदर के लिबास की खुफिया जेब से खंजर बाहर निकाला और इसे अपनी जेब में रख लिया जब तक इसके साथी होश में ना आ जाते। वो इनकी रस्सियां काटना ना चाहता था क्योंकि इस तरह वो लाजमन कुर्सियों से नीचे फर्श पर गिर जाते और चोट लगने का डर था। चलना बाद सफदर के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लग गए और फिर से कराहते हुए आंखें खोल दी। इमरान खामोश खड़ा इसके पूरी तरह होश में आने का इंतजार करता रहा। इमरान साहब ये क्या है? ये हम सब बंधे हुए हैं? सफदर ने पूरी तरह होश में आते हुए कहा तो इमरान ने जेब से खंजर निकाला और सफदर की कुर्सी के उकुब में आकर इसे खंजर से रस्सियां काटना शुरू कर दी और साथ ही इसे मुख्तसर तौर पर सफदर को तमाम वाकयात भी बता दिए। ओह, ये तो आपने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है, वरना नारफॉक तो यकीनन आप समेत हम सबको हलाक कर देता। सफदर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। हाँ, वो फैसला कर चुका था कि इस बार वो हम सबको ख़त्म करके ही दम लेगा, इसलिए मुझे हरकत में आना पड़ा। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि नारफॉक के साथी यहाँ कैसे मौजूद नहीं हैं। बहरहाल अब ये बातें नारफॉक से ही मालूम होंगी, इमरान ने कहा। इसीलिए हमें कैप्टन शकील भी होश में आ गया और फिर एक एक करके बाकी साथी भी होश में आते चले गए और फिर इमरान और सफदर ने इनकी भी रस्सियां काटना शुरू कर दी। तुम सब असलहा लेकर खुफिया रास्ते से बाहर जाओ और नारफॉक के साथियों को चेक करो। हो सकता है कि नारफॉक के साथी कोठी के बाहर निगरानी के लिए तैनात हो। अगर ऐसा हो तो इन्हें बेहोश करके अंदर ले आना, इन्हें हलाक नहीं करना। इमरान ने सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर से कहा और वो तीनों सर हिलाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जूलिया, तुम नारफॉक को कुर्सी से बांधने में मेरी मदद करो, इमरान ने जूलिया से कहा और जूलिया सर हिलाती हुई आगे बढ़ी और चंद बाद नारफॉक कुर्सी पर रस्सी से बंधा हुआ बैठा था। इमरान ने इसकी दोनों टांगें कुर्सी के पायों के साथ रस्सी से बांध दी थी। इसे गोली मारकर ख़त्म करो, अब क्योंकि इसको लंबा कर रहे हो, जूलिया ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इस वक्त चूंकि साथियों में से कोई भी मौजूद नहीं है, इसलिए मैं तुमसे एक ख़ास बात करना चाहता हूँ, इमरान ने इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो जूलिया के चेहरे पर यकलख्त मुसरत के तासुरात नमूदार हो गए। इसकी आंखों में यकलख्त अजीब सा खुमार छाने लगा था। ख़ास बात? वो क्या? जूलिया ने कदर जज्बाती लहजे में कहा। तुम सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ हो और ये इतना बड़ा ओहदा है कि लोग इस ओहदे के लिए तरसते हैं, लेकिन तुमने शायद महसूस ना किया हो, लेकिन मैंने महसूस किया है कि अब सीक्रेट सर्विस के मेंबरों को यकीन होता चला जा रहा है कि चीफ ने तुम्हें सिर्फ इसलिए ये ओहदा दे रखा है कि तुम्हें इज्जत दी जाए, वरना तुम्हारे अंदर इस ओहदे के लिए मखसूस सलाहियतें नहीं हैं। हालांकि चीफ तो बहरहाल चीफ है, ये बात मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर मुझ समेत सब मेंबर से ज़्यादा सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन ना जाने क्या बात है कि तुम हर वक्त सिर्फ जज्बाती अंदाज में सोचने लगती हो और अकल से काम लेना छोड़ देती हो। इसलिए मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि या तो तुम ये ओहदा छोड़ दो या फिर कम अज़ कम मिशन के दौरान इस ओहदे की लाज रख लिया करो, वरना ऐसा भी हो सकता है कि चीफ ये ओहदा किसी और को ट्रांसफ़र कर दे। वो ऐसा ही आदमी है, शायद इसे अभी तक यकीन है कि तुम अपने जज्बातीपन पर काबू पा लोगी, लेकिन जब भी इसे यकीन आ गया कि ऐसा नहीं हो सकता, तो तुम्हारा ओहदा किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करने में एक लम्हे के लिए भी नहीं हिचकिचाएगा। अब देखो, तुमने बगैर सोचे समझे ये कह दिया कि नारफॉक का खात्मा कर दिया जाए, लेकिन तुमने ये बात नहीं सोची कि अभी कामरून में इंतखाबात का ऐलान होने में 1.5 हफ्ता बाकी है। अगर नारफॉक को ख़त्म कर दिया गया तो एक्रीमिया किसी और ग्रुप को सामने ले आएगा। जब तक नारफॉक तो जिंदा है, एक्रीमिया को आखिरी लम्हे तक ये उम्मीद रहेगी कि नारफॉक अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, लेकिन इसके खात्मे के साथ ही वो एक नहीं 2-3 ग्रुप्स भी सामने लेकर आ सकता है। इनके पास ना आदमियों की कमी है और ना ही ग्रुपों की, और हम कब तक इन्हें ट्रेस करते रहेंगे और इनसे लड़ते रहेंगे। इसलिए जब तक इंतखाबात का ऐलान ना हो जाए, नारफॉक का जिंदा रहना हमारे मफाद में है। इमरान का लहजा इंतहाई संजीदा था और जैसे ही इमरान ने बात का आगाज़ किया था, जूलिया के चेहरे पर पहले तो गुस्से के तासुरात उभर आए थे, लेकिन जैसे जैसे इमरान की बात आगे बढ़ती चली गई, जूलिया के चेहरे पर गहरी संजीदगी के तासुरात नमूदार होने लग गए। तुम ठीक कहते हो, बाज़ औक़ात ये बातें मुझे भी बेहद महसूस होती हैं, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारी मौजूदगी में मेरा जहन काम करना छोड़ देता है। मुझे यूँ महसूस होता है कि जैसे सब कुछ जब तुम सोच लोगे तो मेरे सोचने का फ़ायदा, जूलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। इसके लिए मैं तुम्हारा मशकूर हूँ, क्योंकि इसकी नफ्सियाती वजह यह है कि तुम मुझ पर मुकम्मल एतमाद करती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम डिप्टी चीफ ही रहो और बनकर भी दिखाओ। अब तुम देखो, तुम्हारे अलावा बाकी मेंबर्स भी मुझ पर एतमाद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कैप्टन शकील मुसलसल सोचता रहता है, तज्जिया करता रहता है। सफदर भी अपने तौर पर सोचता और तज्जिया करता रहता है, और जो बात इसकी समझ में नहीं आती
वो इस पर खुलकर सवाल करता है। तनवीर की बात छोड़ो, इसका मिजाज और सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। वो सोचने से ज़्यादा डायरेक्ट एक्शन का कायल है, और ऐसे लोग किसी भी टीम का इंतहाई कीमती सरमाया होते हैं। लेकिन ये सब मेंबर्स हैं, तुम डिप्टी चीफ हो, तुम्हें इन सब में से नुमायां और मोअज़्ज़ज़ रहना चाहिए। इमरान ने कहा। ठीक है, तुमने वाकई में ये आंखें खोल दी हैं, अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, जूलिया ने कहा। एक और बात भी बता दूं, ना जाने क्या बात है कि मेरा दिल कह रहा है कि तुमसे आज सारी बातें कर डालूं। हो सकता है कि मेरी मौत का वक्त करीब आ गया हो, इमरान ने कहा। मौत का वक्त तो जब होगा सो होगा, तुम बात करो, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। गुड, मैंने यही बात चेक करने के लिए अपनी मौत की बात की थी, ताकि देख सकूं कि तुम्हारे लाशऊर ने भी मेरा मशवरा कबूल किया है या नहीं। और मुझे खुशी है कि ऐसा हुआ है, वरना तुम लामहालत जज्बाती होकर मुझे जवाब देती। बहरहाल, जो बात मैं कहना चाहता था वो ये है कि तुम्हारे अंदर जज्बातीपन ख़त्म हो तो संजीदगी की बजाय तलखी आ जाती है, और तुम मुझसे लड़ना शुरू कर देती हो। इस तरह एक बार फिर तुम सोचने का दुरुस्त अमल तर्क कर देती हो। तलखी और गुस्से का एहसास जहन में हो तो जहन काम करना बंद कर देता है। इसलिए अपने आप को तलखी और गुस्से से भी बचाए रखो, और इसके साथ साथ इंतहाई संजीदगी से भी सोचने के अमल में मुझे साबित हो सकती है, क्योंकि इस तरह जहन पर बेपनाह दबाव पड़ता है। अपने जहन को नॉर्मल और हल्का फुल्का रखो, फिर देखो कि तुम्हारा जहन किस तरह सोचता है, इमरान ने कहा। ओके, इस लेक्चर का शुक्रिया, लेकिन एक बात मैं भी तुमसे करना चाहती हूँ, और वो ये कि तुम मेरा दिल जलाने वाली बातें ना किया करो। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे आग लग जाती है, जूलिया ने कहा। मैं तुम्हें रोशनी में देखना चाहता हूँ। एक शायर ने कहा कि दिल चलाओ तो रोशनी होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो जूलिया बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसी लम्हे सफदर दरवाज़ा खुला और सफदर अंदर दाखिल हुआ। अच्छा, तो खासी राजदाराना बातें हो रही हैं, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। हम तुम्हारी और सालिहा की शादी का प्रोग्राम बना रहे हैं। जूलिया का कहना है कि वो चीफ को रजामंद कर सकती है, जबकि मैं कह रहा था कि चीफ से ज़्यादा सालिहा की रजामंदी ज़रूरी है, इमरान ने जवाब दिया। तो आपका मतलब है कि मेरी रजामंदी की कोई ज़रूरत ही नहीं, सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारा क्या है, तुम तो वैसे भी सहरा बांधने के लिए बेचैन होगे, इमरान ने जवाब दिया। और इस बार जूलिया के साथ साथ सफदर भी हंस पड़ा। जी नहीं, मैं बेचैन नहीं हो रहा, सफदर ने हंसते हुए कहा। चलो, बेचैन नहीं हो रहे तो चैन से बांध लेना, जूलिया ने कहा, और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। आपका अपने मुतालिक क्या ख्याल है, सफदर ने मुस्कुराते हुए जूलिया से कहा। मेरा ख्याल है, तुमने पूछ ही लिया है तो सुनो। मेरा ख्याल है कि तनवीर अच्छा ताबेदार शौहर बन सकता है। क्या ख्याल है, जूलिया ने कनखियों से इमरान की तरफ देखते हुए कहा। ये ताबेदार किस्म के शौहर बड़े खतरनाक होते हैं, इनके अंदर न जाने कौन कौन से लावे पकते रहते हैं, और फिर किसी रोज़ पके हुए आतिश फिशां की तरह फट पड़ते हैं। बाकी बहरहाल तुम अक्लमंद हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तो सफदर बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा। आपने अब इमरान साहब का नाटका बंद करने का सही तरीका तलाश कर लिया है, सफदर ने हंसते हुए कहा। इसका तो मैं अब ऐसा नाटका बंद करूंगी कि सारी चौकड़ी ही भूल जाएगा, जूलिया ने कहा। तो सफदर हैरत से जूलिया की तरफ देखने लगा। लगता है कि आपकी काया पलट चुकी है, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि बाहर की क्या रिपोर्ट है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वही बताने तो आया था, बाहर कोई आदमी मौजूद नहीं है, सफदर ने कहा। क्या अच्छी तरह चेकिंग कर ली है, इमरान ने कहा। हाँ, सफदर ने जवाब दिया। ओह, इसका मतलब है कि कंदूर की तरफ से इसे कोई खास रिपोर्ट मिली है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। कंदूर, वो कौन है, जूलिया ने चौंक कर पूछा। सफदर, बाहर से कॉर्डलेस फ़ोन ले आओ, जल्दी करो, इमरान ने जूलिया की बात का जवाब देने की बजाय सफदर से कहा। तो सफदर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। कंदूर यहाँ के एक मकामी ग्रुप का इंचार्ज है। ये इंतहाई बासर और बाखबर आदमी है। इसका ताल्लुक एक्रीमिया के एक ग्रुप से है। होश में आने के बाद मेरी नारफॉक से जो गुफ्तगू हुई थी, इसमें ये बात सामने आई थी कि नारफॉक ने सगशाका को ट्रेस करने का काम कंदूर के ज़िम्मे लगाया है, और कंदूर के जिस तरह इस मुल्क के बासर तबके में ताल्लुकात हैं, इसमें मुझे खतरा है कि वो वाकई सगशाका को ट्रेस कर लेगा। और नारफॉक के साथियों की यहाँ अदम मौजूदगी का मतलब है कि इसने इन्हें वहाँ मिशन की तकमील के लिए भेजा होगा, इमरान ने कहा। लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती तो वो खुद वहाँ मौजूद होता, जूलिया ने कहा। नहीं, ये सैगर का चीफ रहा है और ग्रेटलैंड में भी काम करता रहा है, लेकिन इसकी शुरू से ही आदत रही है कि मिशन की तकमील अपने आदमियों के जरिए ही कराता है, खुद फाइनल टच के मौके पर पीछे रहता है, इमरान ने जवाब दिया। इसीलिए मैं सफदर फ़ोन पीस उठाए कमरे में पहुंच गया। क्या तुम इस कंदूर को जानते हो, जूलिया ने पूछा। हाँ,
मैं इससे पहले भी कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ और कंदूर से भी एक दो बार राब्ता हो चुका है, इमरान ने कहा और फ़ोन पे इस लेकर इसने नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। यस, कंदूर बोल रहा हूँ, एक आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। ओह ओह प्रिंस, आप कहाँ से बोल रहे हैं आप? कंदूर की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। फिलहाल तो एक्रीमिया से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रोग्राम है जवाला आने का, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह ज़रूर आइए, मेरे लायक कोई खिदमत, कंदूर ने कहा। मुझे आने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो काम मेरे ज़िम्मे लगा था वही काम एक और पार्टी ने एक दूसरे ग्रुप के ज़िम्मे लगा दिया है, और मुझे अभी भी मालूम हुआ है कि इस ग्रुप ने वो काम तुम्हारे ज़िम्मे लगा दिया है और तुमने या तो इसे अब तक मुकम्मल कर लिया होगा या मेरे एक्रीमिया से जवाला पहुंचने तक मुकम्मल कर चुके होगे। फिर मेरे आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इमरान ने कहा। आप किस काम की बात कर रहे हैं? कंदूर ने चौंक कर पूछा। सगशाका की तलाश का। दरअसल एक्रीमिया और एक और मुल्क इस सिलसिले में मुश्तरका मकासद के तहत काम कर रहे हैं। एक्रीमिया ने अपनी ख़ास एजेंसी सैगर को इस काम पर मामूर किया है, जबकि दूसरे मुल्क ने इस सिलसिले में मेरी खिदमत हासिल की हैं, और मुझे मालूम है कि सैगर ने इस काम के लिए नारफॉक को हायर किया है और नारफॉक ने तुम्हारे चीफ बॉस रॉबर्ट के ज़रिए तुम्हें हायर किया है। दरअसल मैं भी इसी काम के लिए तुम्हारी खिदमत हासिल करना चाहता था, लेकिन जाहिर है कि अब तुम काम ले चुके हो और तुम्हारी फितरत से मैं वाकिफ़ हूँ कि तुम जिसका काम लेते हो इसी का करते हो, और मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं कोई और ज़राए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन तुम जिस पूरा एतमाद लहजे में बात कर रहे हो, इसको देखते हुए मुझे खदशा है कि तुम शायद अब तक काम मुकम्मल भी कर चुके होगे या मेरे जवाला पहुंचने तक काम मुकम्मल हो जाएगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। यह काम मुझे आज ही मिला है और अभी मुकम्मल तो नहीं हुआ, लेकिन यह हकीकत है कि आपके जवाला पहुंचने से पहले ही काम बहरहाल मुकम्मल हो जाएगा। मैं काम की तकमील के तकरीबन करीब पहुंच चुका हूँ, कंदूर ने जवाब दिया। ओके, फिर मैं अपनी पार्टी से माजरत कर लूँगा। ओके, गुड बाय, इमरान ने कहा और फ़ोन ऑफ कर दिया। जूलिया, तुम तनवीर को साथ लो और फ़ौरन इस कंदूर का खात्मा कर दो। कंदूर का ऑफिस गेट रोड पर है, पिक टू लोड ट्रैवल एजेंसी के नाम से। कंदूर इसका जनरल मैनेजर है, मकामी आदमी है, लेकिन ख्याल रखना कि ये इंतहाई होशियार आदमी है और वहाँ इसके मुहाफिज भी काफ़ी तादाद में मौजूद होते हैं। इमरान ने कहा तो जूलिया एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। ठीक है, जूलिया ने कहा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ मुड़ गई। क्या मैं भी साथ जा सकता हूँ? सफदर ने कहा। नहीं, तुम कैप्टन शकील के साथ यहीं रहो। हो सकता है कि नारफॉक के साथ ही अचानक आ जाएं, तो तुम दोनों पूरी तरह होशियार रहना, इमरान ने कहा तो सफदर भी सर हिलाता हुआ दरवाजे से बाहर चला गया। तो इमरान ने जेब से वो शीशी निकाली जिससे बेहोशी के असरात ख़त्म किए जाते थे और उठकर इसने शीशी का ढक्कन हटाया और शीशी को नारफॉक की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद इससे शीशी हटाई और इसका ढक्कन बंद करके इसे वापस जेब में डाल दिया और फिर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद नारफॉक के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे और फिर इसकी आंखें खुल गईं। इसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि बंधे हुए होने की वजह से वो सिर्फ कसमसाकर ही रह गया। अरे, ये तो मैंने चेक ही नहीं किया कि कहीं मेरे नाखूनों से ब्लेड उतारकर तुमने अपने नाखूनों में तो फिट नहीं कर लिया, इमरान ने अचानक कहा। तो नारफॉक की नज़रें इमरान के चेहरे पर जमसी गईं। मेरा पहला नज़रिया दुरुस्त साबित हुआ कि तुम सिचुएशन बदल लेते हो। काश मैं अपने दूसरे नज़रिए पर फ़ौरन अमल कर लेता, नारफॉक ने कहा। तुम जैसे फाल और ज़हीन एजेंट के मुंह से काश का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता नारफॉक। हमारी ज़िंदगी में तो ऐसा होता ही रहता है। जिस रोज़ ऐसा ना हुआ, इस रोज़ हमारी मौत यकीनी हो जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन अब तुम क्या चाहते हो? नारफॉक ने कहा। सिर्फ इतना बता दो कि तुमने अपने साथियों को यहाँ से क्यों भिजवा दिया है। ना कोठी के अंदर तुम्हारे साथी मौजूद हैं और ना ही कोठी से बाहर नजर आ रहे हैं। कहीं उन्होंने तुम्हारे ग्रुप से इज्तिमाई इस्तीफा तो नहीं दे दिया? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो नारफॉक बेख्तियार हंस पड़ा। मैंने इसी खदशे के तहत इन्हें वापस भिजवा दिया था कि कहीं होश में आती तुम सिचुएशन बदल ना दो और मेरे आदमी जो मुझे इस फील्ड में देवता समझते हैं मुझ पर तंज करेंगे, नारफॉक ने कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। लेकिन कंदूर से मेरी होने वाली बातचीत तो कुछ और बता रही है, इमरान ने कहा। तो नारफॉक बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या कंदूर से तुम्हारी बात हुई है? नारफॉक ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी बेहोशी के दौरान मैंने इसे फ़ोन किया था। इसका कहना है कि वो तुम्हारा काम मुकम्मल कर चुका है, क्योंकि मैंने इसे यही कहा था कि मैं भी वही काम करना चाहता हूँ जो नारफॉक ने तुम्हें दिया है, इमरान ने कहा। तो नारफॉक बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तो इससे तुम ये समझो कि मैंने इसे अपने साथियों को सगशाका की हिलाकत के लिए भेजा हुआ है, नारफॉक ने कहा।
कंदूर की बात से तो यही मालूम होता है। वैसे मुझे मालूम है कि फाइनल टच के मौके पर तुम चीफ के अंदाज में काम करते हो, कि इत्मीनान से अपने ऑफिस में बैठकर कामयाबी की खबर फ़ोन पर सुनते हो। इमरान ने कहा तो नारफोक बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ऐसी बात नहीं, कंदूर के ज़िम्मे मैंने काम तो वाकई लगाया है, लेकिन जाहिर है कि इतनी जल्दी वो कैसे काम कर सकता है। हकीकत यह है कि मैंने यहाँ आने के बाद अपने आदमियों को वापस भिजवा दिया था, क्योंकि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हलाक करने के लिए मेरा मशीन पिस्टल ही काफ़ी था। और अगर तुम सिचुएशन बदल लेते तो फिर कम से कम ये काम मेरे आदमियों के सामने नहीं होना चाहिए था, नारफॉक ने कहा। हालांकि तुम अपने आदमियों को यहाँ खड़ा करके मुझे सिचुएशन बदलने से रोक सकते थे, इमरान ने कहा। मुझे तो मालूम ही ना था कि तुम क्या करोगे, इसलिए मैं 10 आदमी भी खड़े कर देता तो शायद सिवाय इनकी मौत के और कोई नतीजा ना निकलता। अभी मुझे नहीं मालूम हो सका कि तुमने क्या किया है। वैसे मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारी दोनों टांगें कुर्सी के पायों से ना बांधकर हिमाकत की है। आइंदा बहरहाल मैं इस बारे में भी मोहतात रहूँगा, नारफॉक ने कहा। यही बातचीत मैंने की थी तो तुमने मेरा मजाक उड़ाया था कि जब तुम्हारे पास मशीन पिस्टल मौजूद है और मैं बंधा हुआ हूँ तो मुस्तकबिल की बात क्यों कर रहे हो। और अब तुम खुद ही वही बात कर रहे हो, इमरान ने कहा। इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी मिजाज और फितरत का अंदाज़ा है। तुम किसी बंधे हुए आदमी पर फायर नहीं खोल सकते, नारफॉक ने कहा। यही मिजाज और फितरत तो तुम्हारी भी थी, लेकिन तुमने तो ये काम करने के लिए तैयार हो गए थे, इमरान ने कहा। हकीकत यही है कि मेरा ये मकसद ना था। बहरहाल ठीक है, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, नारफॉक ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मेरे साथी कंदूर को हलाक करने के लिए गए हैं। अगर वो कामयाब लौटते हैं तो तुम जिंदा रहोगे, और अगर नाकाम लौटते हैं तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी की ज़मानत मैं नहीं दे सकूंगा, इमरान ने कहा। तो नारफॉक के चेहरे पर यकलख्त इंतहाई संजीदगी सी तारी हो गई। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। तुम हर कीमत पर सरगशाका का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हो, नारफॉक ने होंठ चबाते हुए कहा। जाहिर है मुस्लिम ममालिक के मफादात इसी में हैं कि ट्रीटी का सदर एक्रीमिया के हाथों का खिलौना ना बन सके, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक सफदर कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में कॉर्डलेस फ़ोन पीस मौजूद था। डिप्टी चीफ की कॉल है, सफदर ने नारफॉक की तरफ देखते हुए इमरान से कहा, और फ़ोन पीस इमरान की तरफ बढ़ा दिया। यस, सुपर चीफ बोल रहा हूँ, इमरान ने फ़ोन पीस लेकर कहा तो सफदर बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसने नारफॉक के सामने जूलिया का नाम लेने की बजाय उसे डिप्टी चीफ कहा था, जबकि इमरान जूलिया को चिढ़ाने के लिए अपने आप को सुपर चीफ कह रहा था। कंदूर से मेरी बात हो चुकी है, वो अब नारफॉक का काम नहीं करेगा। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। बात हो चुकी है? क्या मतलब? तुम्हें तो मैंने कुछ और हिदायत दी थी, इमरान के लहजे में तलखी सी उभर आई थी। तुम्हारी हिदायत मुझे मालूम थी, लेकिन यहाँ पहुँचकर मैंने जो माहौल देखा, इसके बाद मुझे तुम्हारी हिदायत को नज़रअंदाज करना पड़ा, क्योंकि काम तो हो जाता लेकिन इसका हमें कोई फ़ायदा ना मिल सकता, क्योंकि यहाँ का सेटअप ऐसा है कि कंदूर के बाद इसका नाइब इस सेटअप को संभाल लेता, और इसके बाद इसका नाइब। ये लोग साइंटिफिक अंदाज में काम करते हैं, और अगर वो काम कवर कर लेते हैं और नारफॉक इन्हें ना मिलता तो अपने एक्रीनियन चीफ को इत्तला भेजते थे, जहाँ से इत्तला लामहला सैगर के चीफ ब्रुक तक पहुँच जाती, और इसके बाद मिशन की तकमील के लिए कोई नया ग्रुप आ जाता। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि कंदूर से खुलकर बात हो जाए, जूलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। लेकिन ये शख्स काम हाथ में लेकर पीछे हटने वाला नहीं है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। मैंने इसे बता दिया है कि इसका ये काम कामरून और पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक के मजमूई मफाद के खिलाफ और एक्रीमिया और यहूदियों के हक में जाएगा, और इसी पॉइंट पर आकर इसका जहन बदल गया है। चुनाचे इसने हलफ दे दिया है कि वो ये काम नहीं करेगा और रकम वापस कर देगा, जूलिया ने कहा। क्या तुम इसके ऑफिस से बात कर रही हो? इमरान ने कहा। नहीं, इसके ऑफिस के बाहर एक पब्लिक फ़ोन बूथ से, जूलिया ने जवाब दिया। तुमने इससे अपना तारुफ कराया था? इमरान ने पूछा। तुम्हारा हवाला देना पड़ा था, तभी मुलाकात हो सकी थी, क्योंकि तुमने मेरे सामने से बात की थी, जूलिया ने कहा। गुड, अब तुमने वाकई डिप्टी चीफ का होने का हक अदा कर दिया है। गुड शो, तुम वापस आ जाओ, इमरान ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। मुझे वापस आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुमने नारफॉक को जिंदा छोड़ देना है, और नारफॉक ने हमारी रिहाइशगाह देख ली है, इसलिए मैंने कंदूर के ज़रिए दूसरी रिहाइशगाह का बंदोबस्त कर लिया है। अगर नारफॉक तक आवाज़ ना पहुँच रही है तो ये पता बता दूँ, दूसरी तरफ से जूलिया ने कहा। तो इमरान के चेहरे पर यकलख्त इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। अरे, मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम एक्सीलेटर पर इस हद तक दबाव बढ़ा दो। अगर यही हाल रहा तो मुझे चीफ की सीट खतरे में नजर आने लग गई है, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। तुमने वाकई में ये आंखें खोल दी हैं,
अब बोलो, पता बताऊं या नहीं? जूलिया ने कहा। बता दो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ट्रांस कॉलोनी नंबर 1111 सी ब्लॉक, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, इमरान ने कहा और फ़ोन ऑफ करके इसने फ़ोन पीस सफदर की तरफ बढ़ा दिया और ख़ुद कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। नारफॉक खामोश बैठा हुआ था। नारफॉक की रस्सियाँ खोल दो, इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। तो सफदर सर हिलाता हुआ नारफॉक की कुर्सी के उकूब की तरफ बढ़ गया। अब तुम आज़ाद हो नारफॉक। गो कि मुझे मालूम है कि तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि मुझे क्या रिपोर्ट मिली है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि तुमने अपना मिशन बहरहाल मुकम्मल करना है। लेकिन अब ये बता दूं कि इस बार तुम्हारे हक में बेहतर यही रहेगा कि तुम मेरे और मेरे साथियों के मुकाबिल ना आना, वरना ये दोस्ती मुझसे ना निभ सकेगी। इमरान ने कहा तो नारफॉक बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ठीक है, मेरा भी यही ख्याल था। बहरहाल मुझे कंदूर से भी मुलाकात करनी पड़ेगी, नारफॉक ने कहा। हाँ, ज़रूर कर लेना, ये तुम्हारी अपनी सरदर्दी है, इमरान ने कहा और फिर वो इकट्ठे इस कमरे से बाहर आ गए। अब मुझे यहाँ से टैक्सी में वापस जाना होगा, नारफॉक ने कहा। मेरा आदमी तुम्हें जहाँ तुम कहोगे ड्रॉप कर देगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह नहीं, शुक्रिया, गुड बाय, नारफॉक ने कहा और तेज़ी से फाटक की तरफ बढ़ गया। फिर से छोटा फाटक खोला और बाहर निकल गया। इसका ताकुब ना किया जाए इमरान साहब, ताकि इसके साथियों तक पहुँचा जा सके, सफदर ने कहा। यह इतना तरने वाला नहीं है और ना फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत है। अलबत्ता तुम इसका ताकुब इस वक्त तक करो जब तक ये टैक्सी में बैठकर आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो यहीं कहीं करीब ही पब्लिक फ़ोन बोर्ड से अपने साथियों को कॉल कर ले और फिर ये हमारे नए ठिकाने की तलाश शुरू कर दें, इमरान ने कहा तो सफदर से हिलाता हुआ तेज़ी से फाटक की तरफ बढ़ गया, जबकि इमरान इस कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें आते हुए सफदर ने फ़ोन पीस रख दिया था। फ़ोन पीस उठाकर इसने इसे ऑन किया और फिर नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। यस, कंदूर बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही कंदूर की आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था कि तुमने बहरहाल मुस्लिम ममालिक के मफादात को अपने ज़ाती मफादात पर तरजीह दी है, इमरान ने कहा। ज़िंदगी में पहली बार मुझे अपना फ़ैसला बदलना पड़ा है प्रिंस। आपकी साथी खातून गो थी तो गैर मुल्की, लेकिन इसने जिस अंदाज में मुझसे बात की है, इससे वाकई मुझे एहसास होने लगा कि मैं ये काम करके इस दुनिया का हकीकी तरीन इंसान बन रहा हूँ। ऐसी मौसर और मुदल्लल गुफ्तगू मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुनी। वैसे आप कम अज़ कम मुझे तो बता देते कि आप यहाँ मौजूद हैं और इसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं, कंदूर ने कहा। मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं था। बहरहाल ये बता दूं कि नारफॉक को ये इत्तला मिल चुकी है, इसलिए तुम इसकी तरफ से मोहतात रहना, इमरान ने कहा। इसकी आप फिक्र ना करें, मैंने अपने चीफ से बात कर ली है और मैंने इसे कायल भी कर लिया है कि ये काम मेरी फितरत के खिलाफ है। नारफॉक ने अगर मेरे खिलाफ कोई काम किया तो मैं इससे निपटना भी जानता हूँ, कंदूर ने जवाब दिया। ओके, बाकी बातचीत मुलाकात पर होगी, इमरान ने कहा और फ़ोन ऑफ कर दिया। इसीलिए मैं छोटा फाटक खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान फ़ोन ऑफ करके तेज़ी से बरामदे की तरफ बढ़ा। इसे फाटक से सफदर और कैप्टन शकील को अंदर आते देखा तो वो रुक गया। वो टैक्सी पर बैठकर चला गया है, सफदर ने बरामदे में पहुंचकर कहा। अंदर मेकअप का सामान मौजूद है, लिबास भी बदल लो और मेकअप भी बदल लो। तुमने ट्रांस कॉलोनी की कोठी नंबर 1111 सी ब्लॉक पहुंचना है। जूलिया और तनवीर वहां पहुंच चुके होंगे। यहाँ से ज़रूरी सामान भी ले जाना, लेकिन यहाँ की कार इस्तेमाल ना करना। हो सकता है कि नारफॉक ने इसमें कोई खुसूसी आला नस्ब कर रखा हो। वो ऐसे खेल खेलने का बेहद शौकीन है, इमरान ने कहा। ये मिस जूलिया को अचानक क्या हो गया है? ये तो वाकई डिप्टी चीफ बन गई है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने इसे सिर्फ इतना कह दिया था कि चीफ इससे मायूस होता जा रहा है और ऐसा ना हो कि वो डिप्टी चीफ सोलेहा को बना दे, इसलिए वो अपने जहन को इस्तेमाल करना शुरू कर दे। और जूलिया ने वाकई सर पर दौड़ना शुरू कर दिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सफदर बेख्तियार हंस पड़ा, जबकि कैप्टन शकील के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी थी। आप कहीं और जा रहे हैं? कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, मैंने एक ज़रूरी मुलाकात करनी है, इसके बाद मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन क्या आप मेकअप नहीं करेंगे? सफदर ने कहा। मेरे पास मास्क मेकअप मौजूद है और ये काफ़ी है, इमरान ने कहा। और सफदर और कैप्टन शकील दोनों ने असबात में सर हिला दिया और इमरान आगे बढ़ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।